आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। 28 जुलाई 2023 को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तथा स्वराज प्रकाशन के तत्वाधान में वरिष्ठ लेखक मोहनदास नेमिशराय की नवीनतम पुस्तक हिंदी दलित साहित्य का इतिहास का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उर्मिला कहती हैं, हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी व स्वराज प्रकाशन के संयुक्त तत्वावधान में वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार श्री मोहनदास नेमिशराय जी द्वारा रचित लिखित पुस्तक हिंदी दलित साहित्य का इतिहास के विमोचन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह पुस्तक दलित साहित्य, संस्कृति और इतिहास से संबंधित है तथा स्वराज प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। मैं उद्घाटन एवं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूं हमारे माननीय अध्यक्ष दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड श्री सुभाष चंद्र कनखेरिया जी को कि सर आप आए और आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर अपने विचार इस पुस्तक के संबंध में हमें बताएं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी व स्वराज प्रकाशन के संयुक्त तत्वाधान में आज हिंदी दलित साहित्य का इतिहास जो पुस्तक लिखी गई है 2 वॉल्यूम के अंदर है, हमारे वरिष्ठ लेखक और पत्रकार मोहनदास जी नेमिशराय द्वारा लिखी है। दलित लेखन के अंदर इनका अपना बड़ा नाम रहा है, अग्रणीय रहे हैं। मेरे भी बहुत अच्छे मित्रों में है, मुझे इस बात का गर्व है। हिंदी दलित साहित्य के इतिहास को लिखना और 2 खंडों के अंदर, बड़ी मोटी भी देखेंगे अभी किताब आएगी तब, 2 बड़े खंडों के अंदर, और उसके उनको समेटने की जो इन्होंने कोशिश की है वो अपने आप में बहुत बड़ा और अनूठा प्रयास है। मैं उनको अपनी ओर से, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की ओर से और अपने समाज की ओर से और अपने तमाम साथी जो यहाँ बैठे हैं उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले मंत्री इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई मंत्री मैंने नहीं देखा जो साहित्य और पत्रकारिता के लिए समय निकाले। बातें बहुत करते हैं, मैंने बहुत देखा है, लेकिन उतना समय हो सकता 2-4 लोग पूरे देश में हों, लेकिन जटिया साहब उन सब में आगे की पंक्ति में थे और हैं, जो पत्रिका का प्रूफ तक मुझे बताते थे। शास्त्री भवन में जाता था और इन्होंने अपने पीएस को बोला हुआ था, जो आईएएस थे वहाँ, कि नेमिशराय जी जब फाइल लेके आए उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। जो समाज कल्याण मंत्रालय है उसका नाम बदल गया है, लेकिन बाद के दौर में वो काम उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया। ये भी मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर बढ़ पाता तो साथियों, सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका के माध्यम से हजारों दलितों की रचनाएं छपती, जो नहीं छप पाई। जितनी पत्रिकाएं हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं, सब पर सवर्ण जाति के लोग काबिज हैं। आप सुन लीजिए, और वो अपने तरीके से वो कारोबार चलाते रहे हैं और दलित समाज का आदमी वहाँ नदारद हो जाता है। जो हमारे वक्ता हैं डॉक्टर रूपचंद गौतम जी, आप शिक्षक और साहित्यकार हैं, कृपया आप भी इस पुस्तक के बारे में और अपने विचार से हमें अवगत कराएं। जिस तरह से पुस्तक के बारे में चर्चा है और नेमिशराय जी ने जो बात रखी है वो बड़ी रोचक बात थी। हम लोग दोनों लोकायन में थे और हमारी मंच संचालक उर्मिला भी उस समय लोकायन में थी, और लोकायन से ही वो सामाजिक कल्याण मंत्रालय में गए और वहाँ से वो मैगजीन शुरू करते हैं, और मैगजीन का वो बहुत अच्छे स्तर पर शुरुआत होती है। उसका श्रेय सत्यनारायण जटिया जी को ही जाता है। और ये बात सही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के मंत्री महोदय आज तक हमने तो देखे नहीं।
जिस तरह से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि दिखाई। मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी भी रहा और अध्यापक भी रहा, और दोनों दृष्टि से देखूं तो जैसे नेमिषराय जी ने बोला है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में कहीं भी किसी दलित लेखक का जिक्र नहीं है। मैं उसी दृष्टि से आगे और बात बढ़ा दूं तो जितनी भी पत्रकारिता की इतिहास को लेकर पुस्तकें आई हैं, किसी भी पुस्तक में हमारे दलित पत्रकार का जिक्र नहीं है, दलित अखबारों का जिक्र नहीं है। ये बड़ी सोचने की बात है। आज हम इतने लंबे पत्रकारिता के जगत में काम कर रहे हैं और लगभग मैंने पूरे देश में ढूंढ करके पत्रकारों का, स्मारिकाओं का मूल्यांकन किया है करीब 13 खंडों में, और इतना बड़ा हमारा एक नेटवर्क होने के बाद भी इन लोगों ने उसको नकार दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। और दलितों को नहीं, आदिवासी को भी नकार दिया। 1927 में 28-27 के बीच की हम बात करते हैं तो सुशीला देवी पहली पत्रकार है आदिवासी के क्षेत्र में, जो चाईबासा से चांदनी नाम की मैगजीन निकालती हैं। उसका भी जिक्र नहीं है। इसके बाद हम पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता की बात करते हैं। रंजीत बाबू 1924 के लगभग में यादव समाज से थे, उन्होंने पत्रिका निकाली यादव, उसका भी जिक्र नहीं। तो फिर पत्रकारिता का इतिहास क्या रहा? जब दलित आदिवासी पिछड़ों को ही पत्रकारिता से नजरअंदाज कर दिया तो क्या इतिहास रहा? ऐसी परिस्थितियों ने नेमिषराय जी को और मुझे मजबूर किया इस इतिहास को लिखने के लिए। नेमिषराय जी ने ये 2 खंडों में काम किया है, वो मील का पत्थर है। कल रामचंद्र शुक्ल को पढ़ रहे थे, आज नेमिषराय को भी जरूर पढ़ेंगे, ऐसा मेरा दावा है। और बिना पढ़े अब हिंदी दलित साहित्य का इतिहास संपूर्ण नहीं हो सकता। स्वराज प्रकाशन से पुस्तक का आना हमारे लिए सुखद की बात है। पहले खंड में 982 पृष्ठ हैं और दूसरे खंड में 984 पृष्ठ हैं, 74 पृष्ठ हैं, और दोनों खंडों में दलित साहित्य के छोटे बड़े सभी साहित्यकार, सभी रचनाकारों की रचनाओं का समावेश है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कि मैंने 20 साल के बच्चे से भी बात करी, मैंने बड़े से भी करी। ये एक उनकी उदारता थी, और उदारता इसलिए थी कि पुस्तक लिखनी थी और पुस्तक का रूप साहित्य इतिहास देना था। तो इस ऐसी स्थिति में लेखक का जाना, लेखक की उदारता का स्पष्टीकरण होना बहुत स्वाभाविक है। चिंतक की, समाज चिंतक की अभिव्यक्ति को दबाना, मैं समझ रहा हूँ ये साजिश का ही काम रहा है। लेकिन आज जो बच्चे हमारे आ रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो साहित्य के जगत में हो, वो इन चीजों का विश्लेषण करने लगे हैं। जो काम इस पुस्तक के माध्यम से हुआ है वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और शोधार्थियों के लिए है। लेकिन एक बात शोधार्थियों के लिए विशेष इसलिए है कि आजकल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसने API स्कोर को बढ़ा दिया है, और वो इसलिए बढ़ा दिया है कि भाई इसमें लोग रचना करेंगे तो आगे जाकर के उनको लाभ मिलेगा। ये हम इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं उस श्रृंखला का व्यक्ति रहा हूँ। जब विद्यार्थी पर आर्टिकल लिखना ही नहीं आता तो वो अपनी PhD की थीसिस कैसे लिखेगा। इसलिए हम RDC की मीटिंग में ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम बच्चे पे ये तो लिखना तो आना चाहिए, उम्मीद तो होनी चाहिए वो अपनी थीसिस कैसे लिखे। तो ऐसी स्थिति में दूसरी बात ये आती है उसका अब तक क्या लिखा गया है, क्या उसने पढ़ा है। तो उन बातों को देखें तो जो पत्रिकाओं में जो आर्टिकल छपते थे उनके अंक कम होते थे, लेकिन अब UGC की नई स्कीम के में
जो किताबों में आर्टिकल छपेंगे उसमें APR स्कोर के अंक ज़्यादा होंगे। ऐसी स्थिति में उन शोधार्थियों के लिए पुस्तक खरीदना या लेना बहुत आवश्यक हो गया है। उनकी रचना छपी है इस किताब में, उन्हें खुशी भी होगी और उनके अंक भी बढ़ेंगे। हालांकि प्रकाशक ने 3500 रुपये रखे हैं, वो अलग बात है, लेकिन शोधार्थियों के लिए किताब बहुत महत्वपूर्ण है, आम आदमी के लिए भले ही ना हो। ऐसी स्थिति को देखते हुए पुस्तक में दूसरे भाग में 152 अध्याय हैं। 152 अध्यायों को कवर किया है, जबकि पहले अध्याय में 109 अध्याय हैं। अब इतनी बड़ी अध्यायों की श्रृंखला को देखें तो कई पेज में वो श्रृंखला हमें दिखाई देती है। सूचना की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हिंदी दलित साहित्य के अंदर है। मैं नेमिष राय जी को पुनः बधाई देते हुए और अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम। गौतम जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से दलित हिंदी पत्रकारिता के बारे में प्रकाश डाला, उसके विभिन्न बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे एक और विशेष वक्ता हैं दिनेश आनंद जी, जो कि नेशनल इंश्योरेंस से सेवानिवृत्त हुए हैं और लेखन कार्यों से जुड़े हैं। श्री दिनेश आनंद जी को आमंत्रित करती हूँ। मोहनदास नेमिष राय जी की जो पुस्तक ये आई है, कई वर्षों से ये हम प्रतीक्षा में थे। हम मोहनदास नेमिष राय जी का धन्यवाद करते हैं, प्रकाशक जो हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। इस पुस्तक की जो विशेषता है, वो सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें 100 साल का जो दलित संघर्ष है उसको एक साथ उपस्थित किया है, वर्णित किया है। आप एक समय यात्री की तरह जब इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दलित कितने संघर्षों से उसमें से गुजरा है। मैं 261 अध्यायों में जितने भी संभव हो सकते हैं, लेखक 100 साल, मुख्य रूप से 100 साल, उस दौरान जितने भी दलित लेखक हैं या जिन्होंने दलित अस्मिता और दलित विमर्श के ऊपर लिखा है, उनको, उनकी रचनाओं को उनके परिचय के साथ उन्होंने स्थान दिया। चश्मे का अर्थ पानी का झरना भी होता है, जो ठंडक प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से आज हम उस चश्मे को देख रहे हैं, जो चश्मा बहुत समय से देखा जाना चाहिए, जो भी नेमिष राय जी ने हमारे सामने पुस्तकों के रूप में वो प्रस्तुत किया है। यह भी एक चश्मा ही है। ये जो काम है वो बड़ा अद्भुत है। अभी कह रहे थे कि प्रूफ पढ़ने का काम, ये करने का काम, ये मेरे लिए स्वाभाविक है। मैं साधना पत्रिका का संपादक रहा हूँ सन 66 में। फिर दैनिक स्वदेश इंदौर से जो निकलता था, वहाँ भी मैंने कुछ समय तक ये काम किया। तो मेरी वो रुचि का विषय है, और इसलिए कहीं भी, कहीं बड़े से बड़े अखबार में या अच्छे से अच्छे अखबार में भी कहीं यदि चूक होती तो एकदम सामने आ जाती है वो, क्योंकि वो एक दृष्टि का वो रहता है जिसमें से हम स्वतः एकदम अपने आप ही वो सामने दिख जाता है कि ये मात्रा गलती हो गई है, यहाँ कुछ गलत हो गया है, या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ऐसा करके। परंतु कुल मिला करके जो प्रूफ पढ़ने की बातें होती हैं, उस ज़माने में मैं जब पत्रिका करता था तो उस ज़माने में प्रेस या प्रिंटिंग का बहुत कम चलन था। हम साइक्लोस्टाइल और उस पर स्टेंसिल और नीचे प्लेट लगा करके लिखने का काम करते थे, और उसी में से मैं श्रमिकों के लिए अखबार में निकाला करता था, तो करंट करके बुलेटिन निकालता था। रूपचंद जी, गौतम जी ने अच्छा विश्लेषण किया है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है। दिनेश जी आनंद ने भी आनंदित करने के लिए उपाय किए हैं और समीक्षा भी करने की कोशिश की है। दोनों पुस्तकें जो भाग है वास्तव में, एक में है पृष्ठ 982, प्रथम भाग में 982 पृष्ठ की पुस्तक है। डिक्शनरी की के पन्ने और डिक्शनरी का आकार से भी बड़ी है ये प्रायः, प्रथम भाग। और उसमें हिंदी दलित साहित्य के बारे में सवाल से जवाब, उसकी भूमिका भी लिखने का काम हुआ है ना, तो कोई 2 शब्द लिखते हैं, भूमिका भी लिखते हैं ना ऊपर के 2 शब्द ऐसा करके,
पर उसमें भी भूमिका में भी 2 शब्द में 5 से लेकर 25 पृष्ठ तक लिखा गया है। मतलब तो संतोष नहीं हो पा रहा था। वो 25 के 40 भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे, क्योंकि उस सारी बात को सार करना सार उसका डालने की कोशिश है कि पूरी पुस्तक को कोई ये इतना ही पढ़ ले, भूमिका पढ़ ले तो उसको पुस्तक समझ में आ जाना चाहिए। दलित साहित्य के इतिहास जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और जब भी हम लोग ढूंढना चाहते हैं कुछ भी, तो हमें अपना कुछ मिलता नहीं है। नमिश राय जी इस कमी को बराबर पूरा करते रहे हैं। वो संपादक है, ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए यहाँ पर संग्रह वाला वर्ड ज़्यादा सुटेबल लग रहा है कि उन्होंने जो है वो बहुत मेहनत और शिद्दत से जगह जगह से जो है वो आर्टिकल इकट्ठे किए हैं, कविताएं इकट्ठा की हैं और तमाम तरह की चीज़ें इकट्ठा करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, चीज़ों को इकट्ठा करना। हर किसी के बस की ये काम होता नहीं है, और ये वही कर सकता है जो उसमें रचा बसा हो या डूबा हो। मैं देखती हूँ कि नमिश राय जी जो है वो पूरा समय जो है उनका पूरा दिमाग लेखन में चलता है और इकट्ठा करने में। कोई भी कहीं कुछ लिखा हो वो फटाफट उसको ले लेते हैं, उठा के रख लेते हैं, पन्ने इकट्ठे कर लेते हैं। ये भी एक बड़ी खूबी है। नहीं तो हम क्या करते हैं, पन्ने जो है हम पढ़ते तो ज़रूर है, इकट्ठा भी करते हैं और फिर थोड़े समय बाद रद्दी में फेंक देते हैं कि ये हमारी अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन नमिश राय जी जो है एक एक चीज़ को, कीमती चीज़ को, जैसे हमारी पहले जो बुजुर्ग किया करते थे, अगर किसी को याद है, जो हमारी बुजुर्ग दादियाँ नानियाँ होती थी, वो एक एक चीज़, चाहे छोटा कपड़ा हो, रुमाल हो, शीशा हो, वो सब उठा उठा करके रखती थी और उन चीज़ों का बेहतर उपयोग किया करती थी। तो नमिश राय जी बिल्कुल उस जैसे मैं कहूँगी कि उस व्यक्ति की तरह है जिन्होंने किसी भी चीज़ को कभी वेस्ट नहीं माना। कि ये जो है, चाहे वो नवयुवक लेखक हो कोई, या कोई बुजुर्ग हो, या वो ना रहा हो, या उसको कहीं खोजने जाना पड़ा हो, तो ये काम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो इस काम को करने में उन्हें कई साल लगे हैं, जो बता रहे थे। और ये बाकी जो किताबें इतनी भारी है कि आपको उठाने में टाइम लगेगा, उनको लिखने में कितना टाइम लगा होगा। तो ये सोचिए कि बहुत मेहनत उन्होंने की है और इस मेहनत को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बहुत तारीफ होनी चाहिए इस बात की। और इतनी उम्र में भी वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं तो इसीलिए उनके सामने नतमस्तक होती हूँ कि जो काम हमें करने चाहिए, जो हमारे युवाओं को करने चाहिए, वो नमिश राय जी अभी भी विराम ना लेकर के, रेस्ट ना करके अभी भी करते रहते हैं वो। और ये तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर जरा भी दलित आंदोलन के प्रति कमिटमेंट है। हमें कोट करना है तो हम अपने राइटर्स को, अगर हमें किसी कविता की तुलना करनी है तो लाओ भाई, हमारे क्या बोलते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता की तुलना करो। किसी से करना है तो करो। ये नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ तभी अपनी कवियों को चुनेंगे जब दलित कविता की बात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो दलित साहित्य है वो बहुत पावरफुल साहित्य, और वो पावरफुल साहित्य सत्ता के पे क्वेश्चन खड़े करता है, ब्राह्मणवादी, और इसीलिए उसका जिक्र कहीं होता नहीं है। क्योंकि जैसे जिक्र होगा, पाठक दलित कविताओं को पढ़ के बहुत अंदर तक उससे संवेदनशील हो जाता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा। आप देख लीजिए कोई कवि सम्मेलन हो, उसमें जब दलित कवियों का पाठ होगा तो ज्यादा उस पर लोग ज्यादा रिएक्शन करते हैं, लोगों को ज्यादा पसंद आती है, अपने विषय वस्तु से, अपनी भाषा से, अपने। इस पुस्तक का सवाल है, इससे पहले मोहनदास नमिश राय जी की एक किताब दलित साहित्य का इतिहास, हिंदी दलित साहित्य नाम से आई थी। वो दलित साहित्य का इतिहास ही था, वो छोटा था, उसका नाम हिंदी दलित साहित्य था और वो साहित्य अकादमी ने प्रकाशित की थी। उस आयोजन में भी हम लोग थे, साहित्य अकादमी में। ये इस किताब को जब मैं देखता हूँ दोनों खंड का, तो उसका विस्तार मुझे दिखाई देती है। विस्तार इस रूप में है कि उस पुस्तक में हिंदी दलित साहित्य की उन्होंने अवधारणा, उसकी पृष्ठभूमि, परंपरा, उस सब पर लिखा और उसमें कुछ प्रमुख रचनाएं उनके उदाहरण के साथ दिया। इसमें उस सब के अलावा जो नई चीज आई है, कुछ लेखकों की रचनाएं दी है। और मैं अनिता जी से बिल्कुल सहमत हूं कि
यदि इस पुस्तक का नाम दलित साहित्य के इतिहास के बजाय दलित साहित्य संचयन हो तो ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि इसमें संचयन ज्यादा है। साहित्य केवल संग्रह नहीं होता, साहित्य में हम केवल अपने अतीत में जब जा रहे होते हैं तो अतीत में केवल तारीखें नहीं होती, केवल कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम नहीं होते, केवल प्रमुख घटनाएं नहीं होती, उसके साथ वहाँ की भौगोलिकता, वहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश, परिस्थितियां, उथल पुथल, वो सब होता है। तो जब हम साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो उसमें हो रहा, हालांकि इसमें आया है जो पहले खंड में जो पहले 2-3 अध्याय हैं उसमें उन्होंने दलित साहित्य की का जो स्थापना है उसकी परंपरा, साहित्य की परंपरा को लिया, उसके बाद में उसकी पृष्ठभूमि को लिया, मराठी साहित्य, मराठी का दलित साहित्य का जो आंदोलन था उसको लिया, और उसमें उन्होंने नामदेव ढसाल को, राजा ढाले को उनकी टिप्पणियां उदाहरण के रूप में दी हैं। शरण कुमार लिम्बाले जी का जिक्र भी इस दौरान में किया है, और उसके जरिए उन्होंने अपने एक अवधारणा को पुष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन हिंदी में दलित साहित्य किस तरह से उभरा और वो किस वैचारिकी को लेकर के आया, और जब हम इतिहास ले रहे थे उस इतिहास का आधार जो वैचारिकी होना चाहिए, वो वैचारिकी की व्याख्या